नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम कॉर्पोरेट अकाउंटिंग में व्यापार क्रय यानी एक्विजिशन ऑफ बिजनेस के बारे में पढ़ेंगे। व्यापार क्रय यदि कोई नव स्थापित कंपनी किसी चालू व्यवसाय को खरीद लेती है, यानी नई स्थापित की गई कंपनी किसी पुराने व्यवसाय को जो चल रहा है उसको खरीद लेती है, तो इसे कंपनी द्वारा व्यापार का क्रय कहा जाता है। दो संस्था अपना चालू व्यापार विक्रय कर रही है, वे एकल व्यवसायी, साझेदारी या अन्य कंपनी हो सकती है। इसे व्यापार विक्रेता कहते हैं। और इसी क्रम में अगर कोई व्यापारी संस्था, साझेदार व्यापार से कंपनी बना रहे हैं, तो इस जो कन्वर्ट कर रहे हैं इसको भी व्यापार क्रय कहा जाएगा। व्यापार का क्रेता जो कंपनी है, व्यापार विक्रेता को उक्त व्यवहार के बदले जिस राशि का भुगतान करती है उसे क्रय प्रतिफल यानी परचेज कंसिडरेशन कहते हैं। यानी जो सेलिंग प्राइस है उसको हम परचेज कंसिडरेशन कहेंगे। व्यापार क्रय प्रक्रेता कंपनी विक्रेता की समस्त संपत्तियां ले सकती है, समस्त संपत्तियों दायित्व ले सकती है या विशेष संपत्तियों दायित्व ले सकती है। अगर आपको प्रश्न में कुछ नहीं कह रखा तो हम मानेंगे समस्त संपत्तियों दायित्व ही लिए, पर इस संबंध में कुछ मान्यताएं हैं जो आप देखिए। फर्स्ट जो मान्यता वो है समस्त संपत्ति यानी टोटल एसेट्स से तात्पर्य है नगद रोकड़ सहित, कैश सहित समस्त संपत्तियों से टोटल एसेट्स है, लेकिन इनमें गैर चालू संपत्तियां जो अदर नॉन करंट एसेट्स है वो शामिल नहीं होगी। जैसे नेगेटिव बैलेंस ऑफ स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट यानी लॉस जो है वो नहीं आएगा, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंसेस नहीं आएंगे, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर नहीं आएंगे और प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस इसमें शामिल नहीं होंगे एसेट्स में। सेकंड है समस्त दायित्वों में पूंजी तथा संचय एवं आदि के अतिरिक्त समस्त दायित्वों से, यानी जो लायबिलिटीज़ के अंदर कैपिटल नहीं आएगी, रिजर्व एंड सरप्लस नहीं आएगा, इसके अलावा समस्त दायित्व आएंगे। टोटल सभी जो एसेट्स है, जो लायबिलिटीज़ है वो आएगी। और व्यापार के स्वामी द्वारा प्रदान किए गए ऋण, लोन फ्रॉम प्रोप्राइटर एंड प्रोविज़न को भी हम इसमें इंक्लूड करेंगे। अब है क्रय प्रतिफल का निर्धारण। हम परचेज कंसिडरेशन का निर्धारण कैसे करेंगे, तो इसके लिए दो महत्वपूर्ण विधियां हैं। फर्स्ट है शुद्ध भुगतान विधि, नेट पेमेंट मेथड। नेट पेमेंट मेथड में क्रेता और विक्रेता मध्य हुए समझौते के आधार पर उन्होंने जो एग्रीमेंट किया है या समझौता किया है वो क्रेता कंपनी द्वारा विक्रेता को जो भी भुगतान किया जाना है उसे शुद्ध भुगतान विधि से निकाला गया क्रय प्रतिफल कहते हैं। जैसे वो कैश देगा, डिबेंचर देगा या फिर शेयर्स देगा, यानी जो आपसी समझौते के अनुसार जो तय किया गया है वह शुद्ध भुगतान विधि से निकाला गया, नेट पेमेंट मेथड से निकाला गया परचेज कंसिडरेशन कहलाएगा। सेकंड है शुद्ध संपत्ति विधि। यदि क्रेता और विक्रेता के मध्य क्रय प्रतिफल का कोई समझौता नहीं हो, यानी कोई बैठ के समझौता जो क्रय प्रतिफल निर्धारण नहीं हुआ है या समझौते में कुछ राशियों के संबंध में स्पष्ट उल्लेख नहीं है, तो क्रय प्रतिफल का निर्धारण शुद्ध संपत्तियों के आधार पर किया जाएगा। नेट एसेट्स से हम निकालेंगे। तो नेट एसेट्स मीन्स क्या है? टोटल एसेट्स ऑफ वेंडर टेकन ओवर एट रीवैल्यूड प्राइस। जो सभी संपत्तियां रीवैल्यूड प्राइस पे, अगर रीवैल्यूड प्राइस नहीं है, इफ़ रीवैल्यूड प्राइस इज नॉट गिवन देन बुक वैल्यू, अगर रीवैल्यूड प्राइस नहीं है तो बुक वैल्यू पे लेंगे। लेस करेंगे टोटल लायबिलिटीज ऑफ वेंडर्स टेकन ओवर एट रीवैल्यूड प्राइस। रीवैल्यूड प्राइस पे अगर लायबिलिटीज दे रखी है तो ले लेंगे, अगर रीवैल्यूड प्राइस नहीं दी हुई है तो उसकी बुक वैल्यू लेंगे। अब गुडविल का मूल्य। व्यापार क्रय करते समय यदि ख्याति का मूल्य दिया हुआ है, अगर आपको गुडविल दे रखी है तो इसे नेट एसेट्स में ऐड कर देंगे। और यदि ख्याति का मूल्य नहीं दिया गया है तो उपलब्ध सूचनाओं के आधार पर ख्याति का मूल्यांकन किया जाएगा। जो आपको इन्फॉर्मेशन दे रखी है उसके बेस पे हम गुडविल निकाल लेंगे, शुद्ध संपत्ति में ऐड कर देंगे। अब एक चीज़ नोट करने वाली है, यदि प्रश्न में क्रय प्रतिफल की राशि दी हुई है तो इसे शुद्ध भुगतान विधि के आधार पर निकाला गया क्रय प्रतिफल कहेंगे। अगर आपको परचेज कंसिडरेशन दे रखा है तो
यह क्रय प्रतिफल यदि शुद्ध संपत्तियों से अधिक या कम भी हो सकता है। ये जो परचेज कंसिडरेशन है नेट एसेट से ज़्यादा भी हो सकता है, कम हो सकता है। यदि नेट एसेट से परचेज कंसिडरेशन ज़्यादा है तो जो आधिक्य है वह गुडविल होगा, यानी गुडविल इज इक्वल टू परचेज कंसिडरेशन माइनस नेट एसेट्स। परचेज कंसिडरेशन में से हम नेट एसेट्स लेस करने पर गुडविल आ जाएगी, वो हम गुडविल वापस गुडविल वैल्यू निकाल सकते हैं। यदि क्रेता कंपनी द्वारा भुगतान की गई राशि प्राप्त शुद्ध संपत्तियों की राशि से कम है, यदि परचेज कंसिडरेशन नेट एसेट से कम है तो डिफरेंस कैपिटल रिजर्व होगा, पूंजी संचय, कैपिटल रिजर्व। तो कैपिटल रिजर्व इज इक्वल टू नेट एसेट्स माइनस परचेज कंसिडरेशन आएगा। अब व्यापार क्रय करने पर क्रेता कंपनी की पुस्तकों में लेखा पृष्ठ एंट्री कौन कौन सी होगी। फर्स्ट एंट्री आप देखिए, संपत्तियों दायित्वों के क्रय करने पर सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डीआर। तो सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डीआर में हम जो टोटल एसेट्स हैं उनका अलग अलग, जैसे बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, डेटर्स, इन सबको अलग अलग दिखाएंगे और उनकी राशि भी अलग अलग दिखाएंगे। तो सन्ड्री लायबिलिटीज़ में इसी प्रकार जो लायबिलिटीज हमने ली है उनको अलग अलग दिखाकर उनके अमाउंट भी अलग अलग दिखाएंगे। लास्ट है टू वेंडर्स अकाउंट, इसमें परचेज कंसिडरेशन जो दे रखा है वो लिखेंगे। अब यहाँ यदि डेबिट मदों का योग क्रेडिट मदों के योग से अधिक है, यानी डीआर साइड की टोटल सीआर साइड की टोटल से ज़्यादा है, तो हम यहाँ टू में कैपिटल रिजर्व लिखेंगे। जो डिफरेंस है वो कैपिटल रिजर्व में आ जाएगा। और इसके विपरीत यदि डेबिट मदों का योग क्रेडिट मदों के योग से डेबिट साइड की टोटल क्रेडिट साइड की टोटल से ज़्यादा है, तो डिफरेंस है वो डेबिट साइड में लिखा जाएगा, वो आएगा गुडविल अकाउंट, डीआर हो जाएगा। सेकेंड एंट्री, क्रय मूल्य का भुगतान करने पर, जो परचेज कंसिडरेशन हमने किया उसका भुगतान करने पर वेंडर्स अकाउंट डीआर। अब हम उसको उसके बदले में क्या दे रहे हैं। अगर इक्विटी शेयर दे रहे हैं तो टू इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर दे रहे हैं तो टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, डिबेंचर दे रहे हैं तो टू डिबेंचर अकाउंट, और कैश दे रहे हैं तो टू बैंक। अगर इन सब का मिक्स है तो ये तीनों चारों एंट्रियाँ साथ आ जाएगी। वेंडर्स अकाउंट डीआर, टू इक्विटी शेयर कैपिटल, टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, टू डिबेंचर और टू बैंक। नेक्स्ट एंट्री, यदि क्रय प्रतिफल का भुगतान विलंब से हुआ है, अगर हमने लेट कर दिया है क्रय प्रतिफल का भुगतान करने में, तो विलंब अवधि का ब्याज दिया जाएगा। तो इंटरेस्ट टू वेंडर्स अकाउंट या टू बैंक अकाउंट। और इसके भी अलावा जो भी एंट्रीज, अगर नए शेयर इश्यू कर रहे हैं, डिबेंचर इश्यू कर रहे हैं, तो उनकी एंट्री अलग से होगी। एग्जाम्पल नंबर 1 देखिए, फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ स्मिथ एंड सन्स एज ऑन 31 मार्च 2019। 31 मार्च 2019 को स्मिथ एंड सन्स का चिट्ठा निम्न प्रकार है। फर्स्ट आपको दिया कैपिटल पी स्मिथ और एम स्मिथ। पी स्मिथ की कैपिटल 4 लाख है और एम स्मिथ की कैपिटल 3 लाख रुपए, और जनरल रिजर्व दे रखा है 1 लाख रुपए। बिल्डिंग 4,20,000 रुपये की, प्लांट एंड मशीनरी 3,30,000 रुपये की, इन्वेस्टमेंट दे रखा है 20,000 इक्विटी शेयर ऑफ ब्लैक लिमिटेड। ब्लैक लिमिटेड के शेयर परचेज कर रखे हैं इसने 2,20,000 रुपये के। लोन है पी स्मिथ द्वारा 1,20,000 रुपये का और मिसेज एम स्मिथ द्वारा 80,000 रुपये का, और क्रेडिटर्स दे रखा है 2 लाख रुपये का। लायबिलिटीज एसेट साइड में डेटर्स 80,000 रुपये के, स्टॉक 80,000 रुपये का, बैंक 40,000 रुपये का, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंसेस 30,000 रुपये का। तो डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंसेस हमें एसेट्स में शामिल नहीं करने। उक्त तिथि को स्मिथ लिमिटेड ने स्मिथ एंड सन्स के व्यापार को क्रय किया। क्रय प्रतिफल की राशि ज्ञात कीजिए। What would be purchase consideration if investment debtors and creditors are not taken over by purchasing company? तो परचेजिंग कंपनी है वो इन्वेस्टमेंट नहीं ले रही, डेटर्स नहीं ले रही और क्रेडिटर्स नहीं ले रही। सेकंड पॉइंट हमारा,
बिल्डिंग इज रीवैल्यूड एट ₹7 लाख एंड प्लांट एंड मशीनरी एट 3 लाख। तो रीवैल्यूड प्राइस आपको दे रखी है बिल्डिंग एंड प्लांट मशीनरी, तो हम रीवैल्यूड प्राइस ही लेंगे। तो फर्स्ट हम निकालते हैं कंप्यूटेशन ऑफ नेट एसेट्स और परचेज कंसिडरेशन। तो बिल्डिंग फर्स्ट तो इसमें 2 पॉइंट दे रखे हैं, तो पहले करते क्रय प्रतिफल राशि हम सीधे निकाल लेंगे। और क्रय प्रतिफल क्या होगा यदि ये पॉइंट 2 और हो तो पहले हम इस फर्स्ट पॉइंट से निकाल लेते हैं जो तो कंप्यूटेशन ऑफ नेट एसेट्स और परचेज कंसिडरेशन। तो पहले हम कौन सी लेंगे जो आपको बुक में दी हुई है। बुक वैल्यू बिल्डिंग देखिए 4,20,000 रुपये, प्लांट एंड मशीन 3,30,000 रुपये। तो 4,20,000 बिल्डिंग और प्लांट एंड मशीनरी 3,30,000 रुपये। तो ये 2 चीज़ हम यहाँ लिख लेंगे। और इन्वेस्टमेंट था इसमें 2,20,000 रुपये। तो बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, इन्वेस्टमेंट, डेटर्स 80,000 आ जाएगा और स्टॉक भी 80,000 आ जाएगा और बैंक आ जाएगा 40,000। और डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंसेस नॉन करंट एसेट्स होती है इसलिए शामिल नहीं करेंगे। जो टोटल एसेट्स हमारी 11,70,000 आ गई। और लायबिलिटी साइड में देखिए क्रेडिटर्स 2 लाख का दिया हुआ है। मिसेज पी स्मिथ लोन है वो 1,20,000 का, मिसेज एम स्मिथ लोन का 80,000 रुपये। और इस साइड में कैपिटल एंड जनरल ये दोनों लायबिलिटीज़ में नहीं आते हैं। तो इनको लेस करने पर हमारा नेट एसेट्स और परचेज कंसिडरेशन आ जाएगा 7,70,000 रुपये। सेकेंड पॉइंट है हमारा क्रय प्रतिफल क्या होगा यदि विनियोग देनदार एवं लेनदारों को क्रेता कंपनी ने नहीं लिया हो। तो इसमें वापस हम लेस कर देंगे टोटल ऑफ एसेट्स टेकन ओवर एक्सक्लूडिंग डेटर्स एंड इन्वेस्टमेंट। तो इस 11,70,000 में इन्वेस्टमेंट 2,20,000 कम कर दो और डेट्स 80,000 कम कर दें तो पीछे बच जाएगा 8,70,000 रुपये। और टोटल ऑफ लायबिलिटीज एक्सक्लूडिंग क्रेडिटर्स, इसमें सेकंड में क्रेडिटर्स नहीं लिया तो इस 4 लाख में 2 लाख कम कर देंगे, 2 लाख बच जाएंगे। तो नेट एसेट्स ऑफ और परचेज कंसिडरेशन फर्स्ट पॉइंट में 6,70,000 आएगा, 6,70,000 रुपये। सेकंड है यदि भवन एवं प्लांट एवं मशीनरी को पुनर्मूल्यांकित मूल्य पर लिया गया हो तो शुद्ध संपत्तियों या क्रय प्रतिफल का मूल्य क्या होगा। इसमें आप देखिए रीवैल्यूड प्राइस पे लेंगे तो बिल्डिंग हमारी 7 लाख है और प्लांट एंड मशीनरी 3 लाख है। तो बिल्डिंग 7 लाख ले ली, प्लांट एंड मशीनरी 3 लाख ले ली, बाकी इन्वेस्टमेंट 2,20,000 आ जाएगा, डेटर्स 80,000 आ जाएगा, स्टॉक 80,000 आ जाएगा, बैंक 40,000 आ जाएगा। 80,000, 80,000 और 40,000 इन टोटल करेंगे इसकी तो 14,20,000 रुपये। और लेस करना है तो ये लोन एंड क्रेडिटर्स दोनों आएंगे। तो लायबिलिटीज टेकन ओवर, तो इसमें पहला पॉइंट हमारा क्रेडिटर्स तो 2 लाख रुपए और मिसेज एम स्मिथ लोन 80,000 रुपये और पी स्मिथ लोन 1,20,000 रुपये। तो लायबिलिटीज हमारी 4 लाख रुपये होगी। तो नेट एसेट्स ऑब्लिक परचेज कंसिडरेशन हमारा 10,20,000 रुपये आ जाएगा। नोट आप पढ़िए, जब व्यापार क्रय किया है तो इसका अर्थ होगा समस्त संपत्तियों दायित्वों को ले लिया गया है, किंतु इसमें काल्पनिक संपत्तियों संचय को नहीं लिया जाता है जो कि आपको मैंने पहले ही बता दिया था। सेकंड पॉइंट है यदि संपत्तियों एवं दायित्वों का पुनर्मूल्यांकित मूल्य नहीं दिया गया हो तो इन्हें पुस्तक मूल्य पर लिया जाएगा। तो एक बार आप नेट एसेट्स मेथड देखिए दोबारा। तो एसेट्स है वो टोटल एसेट्स ऑफ वेंडर टेकन ओवर एट रिवैल्यूड प्राइस, इफ रिवैल्यूड प्राइस इज नॉट गिवन देन बुक वैल्यू पे लेंगे। और लायबिलिटीज भी क्या करेंगे, अगर रिवैल्यूड प्राइस है तो उस पर लेंगे, नहीं तो बुक वैल्यू पे लेंगे। और टोटल एसेट्स मतलब क्या है, टोटल एसेट्स मीन्स
नगद रोकड़ सहित समस्त संपत्तियों से है, लेकिन इसमें अन्य गैर चालू संपत्तियां जैसे अदर नॉन करंट एसेट्स, नेगेटिव बैलेंस ऑफ P&L अकाउंट, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंसेस, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स, डिबेंचर और प्रीमियम एक्सपेंसेस इत्यादि को शामिल नहीं करेंगे। और लायबिलिटीज़ में रिजर्व एंड सरप्लस एंड कैपिटल को छोड़कर सभी एसेट्स और जो लोन है वो आयोजन है इन सब को हम शामिल करेंगे। धन्यवाद।